friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम हंटर कमीशन 1882 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1880 की बात करते हैं। उस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बने भारत के। तब जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के जो प्रतिनिधिमंडल था वो लॉर्ड रिपन के समक्ष अपनी समस्याएं लेकर प्रस्तुत हुआ और लॉर्ड रिपन के द्वारा उनको उन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। उसी के फलस्वरूप 1882 3 जनवरी को वायसरॉय की कार्यकारिणी के एक सदस्य विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ये पहला आयोग था जिसने भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली पर व्यापक सिफारिशें दी। अब तक जो भी होता था वो ये था कंसेप्ट के जो इंग्लैंड के विश्वविद्यालय हैं, लंदन यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय है या वहाँ के स्कूल्स हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर स्कूलों का या विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाए। लेकिन ये पहला आयोग था जिसने इस बात पर बल दिया कि भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में हमें शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार विकसित करना है, उसकी सिफारिशें की। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे। हंटर आयोग के जो उद्देश्य थे, हर आयोग के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, तो इसी प्रकार हंटर आयोग के भी कुछ उद्देश्य निर्धारित थे। तो उसमें पहला उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना। ये पहला ऐसा आयोग था जिसको पूर्णतः प्राथमिक शिक्षा से संदर्भित रूप में बनाया गया था और उसका मेन कार्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रश्न आपका कई बार आता है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयोग का नाम बताइए, तो वो हंटर आयोग है। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरी विद्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन करना। जो ईसाई मिशनरी के विद्यालय थे वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना। फिर यह ज्ञात करना कि सरकारी संस्थाओं को जारी रहने दिया जाए या उन्हें बंद कर दिया जाए। देन सहायता अनुदान प्रणाली की उपयोगिता की जांच करना। जो सहायता मतलब ये जो ग्रांट एंड एड उनको मिल रही है उसकी उपयोगिता वहाँ पर है या नहीं है। देन मुख्य लक्ष्य जो इसका था वो है प्राथमिक शिक्षा की समस्या का अध्ययन करना और इसके सुधार हेतु जो कदम उठाए गए हैं उनके विषय में सुझाव देना। नाउ कमिंग टू द रिकमेंडेशंस, जो आयोग की संस्तुतियां हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से ही संबंधित था ये आयोग। मेन जो रिकमेंडेशन थी वो सब प्राथमिक शिक्षा के लिए थी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहली बात, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध जो है वो स्थानीय शासन या नगर पालिका व जिला बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाने पर बल दिया गया इसमें। साथ ही पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक स्वरूप को भी यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया। देन प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने के ऊपर बात की, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी का ही समर्थन किया। प्रत्येक जिले में सरकारी स्कूल की स्थापना पर बल दिया। साथ ही अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या में वृद्धि पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। व्यक्तिगत प्रयास तथा स्थानीय सहयोग को प्रोत्साहन दिया। स्कूलों के स्थापना के लिए या उनके संचालन के लिए व्यक्तिगत प्रयास तथा स्थानीय सहयोग के लिए इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। देन मुस्लिम शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। देन स्कूल व कॉलेजों के भारतीयकरण पर इसका विशेष बल था। अब इस आयोग के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें इसके गुण तथा दोषों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रगति हुई और बहुत सारी पाठशालाएं खोली गईं। प्राथमिक शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए नियम बनाए गए। पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सरलता भी हुई, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न उद्देश्यों का निर्धारण भी इस आयोग के द्वारा किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, क्षेत्र मिति मतलब मेंसुरेशन, बही खाता आदि का समावेश करके उसे व्यवहारिक व जीवन उपयोगी बनाया गया इस आयोग के द्वारा। देन माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रम को शामिल किया, जिसमें से कुछ प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। मतलब कुछ विद्यालय उन्होंने ऐसे भी खोले जिसमें इस प्रकार की जो तकनीकी शिक्षा है उस पर बेसिकली उसके प्रयोगात्मक पक्ष से संबंधित शिक्षा दी जाए, क्योंकि सैद्धांतिक बातें करके तकनीकी विषयों को नहीं समझा जा सकता है। तो ऐसे भी उस माध्यमिक स्तर पर जो इन्होंने विद्यालय खोले उनमें इस तरह के विद्यालय थे जहाँ पर
तकनीकी विषयों में प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। साथ में महाविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अब बात करते हैं इस आयोग के दोषों की या उसकी सीमाओं की। तो सबसे पहला है कि आयोग ने मातृभाषा की उपेक्षा कर अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। ऊपरी तौर पर यह कहा गया कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, परंतु अंतरंग रूप से ये केवल अंग्रेजी का ही समर्थन करते थे। शिक्षा निजी प्रयासों को सौंप दिए जाने के कारण विद्यालयों का जो स्तर था वो बहुत निम्न हो गया था। साथ में बेरोजगारी में वृद्धि भी हुई और कोई गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव इस आयोग द्वारा नहीं दिया गया। साथ में निशुल्क तथा सामान्य शिक्षा हेतु भी कोई सुझाव इस आयोग ने नहीं दिया। उसके अतिरिक्त सहायता अनुदान का आधार परीक्षाफल बना दिया गया, जिसके कारण शिक्षा का स्थान गौण और मुख्य रूप से परीक्षा का महत्व हो गया, जो कि सही नहीं था। लोग परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए ही शिक्षा अर्जित करने लगे थे। देन आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ग बनाने की बात की, जिसको कोर्स ए और कोर्स बी के नाम से जाना गया। कोर्स ए में साहित्यिक विषय तथा अंग्रेजी के अध्ययन की बात की और कोर्स बी में व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रावधान किए गए। परंतु यहाँ पर कोर्स बी जो है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा की बात इन्होंने की, उसके विषय में कोई भी ठोस सुझाव इस आयोग ने नहीं दिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।